सभी दर्शकों का शास्त्रीय विद्या चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज मैं आप लोगों को आर्द्रा नक्षत्र के बारे में बताऊंगा। अब तक मैंने 5 नक्षत्रों के बारे में विस्तृत व्याख्या किया है। ये 27 नक्षत्र में ये 6वां नक्षत्र है, आर्द्रा नक्षत्र। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, ये आर्द्रा नक्षत्र है। इसका पार्ट 1 भाग 1 ये भी कई पार्टों में बनेगा समझाने के लिए। एक पार्ट में समझाना मुश्किल होता है क्योंकि नक्षत्र के बहुत सारे पॉइंट होते हैं, इसलिए कई पार्टों में इसको बताना पड़ता है। और नक्षत्र ही मेन ज्योतिष है। अगर नक्षत्र पूरा नहीं समझ में आता, जान लो ज्योतिष में आप अधूरा ज्ञान है, आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हम विस्तृत रूप से बता रहे हैं। इस आर्द्रा नक्षत्र की आज जो विषय वस्तु है, इसमें 12 पॉइंट दिए गए हैं। बगल में भी दिया गया है जो कि आकाश में स्थिति की बात बताता है और इसकी आकृति की बात बताता है कि इसकी आकृति है कैसी। अब हम देर न करते हुए मेन पॉइंट पर आते हैं। आर्द्रा नक्षत्र का स्वरूप एवं आकाश में स्थिति कैसी है। आर्द्रा नक्षत्र यह मिथुन राशि में आता है। यह 6:40 से लेकर के और 6 अंश 40 कला से लेकर के 20 अंश तक आता है। 13.20 का एक नक्षत्र होता है, तो 20 अंश तक यह रहता है। और यह मिथुन राशि में ये रहता है। और इसका अगर हम स्वरूप कहें कि कैसी इसकी आकृति है, तो इसकी आकृति तराशे हुए हीरे जैसी है, या पानी की आप बूंद समझ सकते हैं। एक पानी की बूंद जैसी है, ओस की बूंदें, पानी की बूंदें, या आंख में जो आंसू की बूंदें आती हैं, उस टाइप की इस आर्द्रा नक्षत्र की आकृति है। ये मैंने आकृति बनाया भी है बूंद जैसा, रेड कलर का मैंने एक बनाया है, आप लोगों को शायद दिखाई देता होगा। ये बूंद टाइप का ही है इसकी आकृति। यह नक्षत्र आसमान में कहाँ स्थित है, इसको बताने के लिए ये मैंने एक डायग्राम बनाया है। ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा, मैंने लिख भी दिया है। यह आर्द्रा नक्षत्र उत्तर दिशा में रहता है। किसके उत्तर दिशा में रहता है? विषुवत रेखा, ये बीच में विषुवत रेखा है, रेड कलर की मैंने लिखा है। विषुवत रेखा के उत्तर में आर्द्रा नक्षत्र है। लेकिन जो क्रांति वृत्त बना हुआ है आसमान पर, जिस पर कि सूर्य चलता है, उस पर क्रांति करता है, उसके ये दक्षिण में है। क्रांति वृत्त, ये मैंने क्रांति वृत्त लिखा है, रेड कलर से वृत्त बनाया है और क्रांति वृत्त लिखा। क्रांति वृत्त के दक्षिण में और विषुवत रेखा के उत्तर में आर्द्रा नक्षत्र होता है। और यहां मैंने 3 नक्षत्र का उल्लेख किया है, रोहिणी, मृगशिरा और आर्द्रा। तीनों एक लाइन में है। अगर हम यहां से लाइन रोहिणी से खींचें तो रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा तीनों एक लाइन में आ जाएंगे। और यह एक तारा का नक्षत्र है। जैसे आप देखते होंगे एक ही तारा इसमें मैंने बनाया है, लेकिन ये बड़ा तारा और चमकीला है। चमकीला 20 तारों में इसका नाम आता है। और इसका उदय कब होता है? इसका उदय पूर्व दिशा में
पूर्व दिशा में जून के महीने में तीसरे सप्ताह में इसका उदय होता है, और फरवरी के महीने में रात्रि 9 से 11 के बीच में ये हमारे सिर के ऊपर रहता है। और हमारा निरयन जो सूर्य है वो 21 जून को आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करता है, और 21 जून से ही वर्षा मानी जाती है। अगर 21 जून तक बारिश नहीं होता तो ये होता है कि आर्द्रा नक्षत्र आए, बारिश चालू हो जाएगी, हमें गर्मी से राहत मिलती है और उसके वो आंधी तूफान से राहत मिलती है, और 21 जून से आर्द्रा नक्षत्र में जाता है। आर्द्रा माने होता है ये पानी जो गीला गीला रहे, जिसमें शुष्कता न रहे। तो आर्द्रा नक्षत्र में, इस नक्षत्र में सूर्य जो है 21 जून को इस नक्षत्र में प्रवेश करता है। तो आदमी कहता है आर्द्रा लग गया, आर्द्रा आ गई, तो आर्द्रा नहीं आती, आर्द्रा नक्षत्र है, वो चलता नहीं, सूर्य उस पर चलता है, और सूर्य चला, सूर्य के पास में आ गया तो आर्द्रा नक्षत्र आ गया। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि यह एक बहुत चमकीला तारा है, और ये कहाँ पर स्थित है। इसकी आकृति बूंद जैसी है, और यह हीरे जैसी, चमकता हुआ हीरे जैसी है। अब दूसरा इसमें है, इसके पर्यायवाची शब्द क्या है। इसके पर्यायवाची में इसको कोई कोई गांव में अदरा कहते हैं, कोई आदरा कहते हैं, और भी इसके नाम हैं, कोई तारका कहते हैं, इसके पर्यायवाची में है। और क्योंकि पर्यायवाची में लिखा हूं, पर्यायवाची में अदरा हो गया, आदरा हो गया, तारका हो गया, और रौद्र, रौद्र भी इसका नाम है। तो शायद आपको इसकी पर्यायवाची समझ में आ गई होगी। अब थर्ड पॉइंट है तारामंडल। ये हमारा आर्द्रा नक्षत्र किस तारामंडल में पड़ता है। हमारे मनीषियों ने 88 तारामंडल की कल्पना की है, और ये तारामंडल पड़ता है 60 में, 60वें, वो मृग मंडल है, और उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ओरियन, अंग्रेजी में उसका नाम ओरियन है। तो 60 नंबर का मृग मंडल का 60वां मृग मंडल ओरियन का ये आर्द्रा नक्षत्र है, इसका तारामंडल 60 है। अब चौथा पॉइंट है, इसके वैदिक नाम और पाश्चात्य नाम क्या है। वेदों में इसका क्या नाम दिया गया है। वेदों में इसको बाहु कहा गया, बाहु, जैसे भुजाओं को बाहु कहते हैं वैसे बाहु इसका नाम है। एक जगह ये आया है तैत्तरीय ब्राह्मण में कि रुद्रस्य बाहु। तो इस आर्द्रा नक्षत्र को वेदों में बाहु नाम दिया गया है। अब पाश्चात्य नाम इसका क्या है। पाश्चात्य नाम में इसको हम अल्फा बीटा गामा में अल्फा पहली बात तो कहते हैं। अल्फा माने होता है जो बहुत चमकीला तारा हो, ये तो पहली बात तो अल्फा आ गया इसके फर्स्ट में। और दूसरा ओरिनीस, ओरिनीस अल्फा, ओरिनीस बीटल गैस, इसको कहते हैं अल्फा ओरिनीस बीटल गैस, इसका पाश्चात्य नाम है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं। अब अगला पॉइंट आया पांचवा, नक्षत्रपति। इसके नक्षत्रपति कौन होते हैं। नक्षत्र के पति इसके राहु होते हैं, राहु। अब राहु के बारे में अगर हम जानना चाहें तो राहु एक छाया ग्रह है। राहु की दिनों की गणना में राहु के नाम का कोई दिन नहीं है, क्योंकि ये छाया ग्रह है। राहु और केतु दोनों, एक तो ये छाया ग्रह है, दूसरे ये भ्रम, आकस्मिक घटना, तकनीकी और राजनीति और भौतिकवादी
इच्छाएं इसके अंतर्गत रहती हैं। ये भौतिकवादी इच्छाओं का एक कारक ग्रह है, क्योंकि आप देखते होंगे कि ये होशियार भी है। इसने होशियारी से उनका सूर्य का गर्दन काट दिया था। सूर्य और चंद्रमा का जो ग्रहण लगता है, जो इसके पीछे कहानी है, तो उसमें गर्दन काट दिया था। तो राहु की कल्पना माने ये होशियार भी है। तो ये जो नक्षत्रपति हैं इसके राहु हैं। अब इस नक्षत्र में 3-3 ग्रह हैं, अरे सॉरी 3-3 नक्षत्र हैं राहु के पास। तो एक नक्षत्र उसमें आर्द्रा भी है। अब इस नक्षत्रपति का प्रभाव क्या रहेगा? इस नक्षत्र में जो जातक पैदा होगा उसमें भ्रम की भी स्थिति रहती है। अगर राहु अच्छा जगह पर नहीं है तो उससे गलत काम भी करवा देता है, अगर वो शुभ दृष्टि या शुभ जगह नहीं पड़ा हुआ है तो। और राहु अपने भौतिक वस्तुओं की चाह में अनेक प्रकार के गड़बड़ काम भी करा सकता है। तो ये इसका नक्षत्रपति हो गया राहु। शायद आपको समझ में आ गया होगा। छठा है नक्षत्र देवता। अब इसके नक्षत्र देवता क्या हैं? इसके नक्षत्र देवता हैं रुद्र और संहारकर्ता शिव। रुद्र कह सकते हो, संहारकर्ता, क्योंकि रुद्र और शिव लगभग एक ही है। अब वो राक्षसों के संहार करने के लिए रुद्र की उत्पत्ति हुई थी। तो एक इसका संहार करेगा ये नक्षत्र का देवता। अगर ये मनुष्य इसमें कोई जातक या जाति क्या पैदा हो गया तो अव्यवस्था का, उत्पात का, दुष्टों का, और कोई अव्यवस्था अप्रिय चीज है, अनिष्ट चीज है, तो उसको ये देवता समाप्त करता है, क्योंकि ये राक्षसों का संहार करता है। तो राक्षस में ये सब भी चीजें आती हैं। अनिष्ट हो गया, अत्याचार हो गया और अनेक प्रकार की समस्याएं हो गई, जिससे कि मानव जीवन को हानि हो रही है और उससे मानव जीवन का कल्याण नहीं हो पा रहा है। तो अगर इसका देवता रुद्र देवता संहार कर रहा है, तो अगर इस नक्षत्र में कोई पैदा हुआ है आर्द्रा नक्षत्र में, तो वो भी इस अनीति का, अव्यवस्था का, अराजकता का, आतंक का वो समाप्ति करता है। तो शायद आपको नक्षत्र देवता भी समझ में आ गया होगा। 7वां पॉइंट है आराध्य वृक्ष। अब इसके आर्द्रा नक्षत्र के आराध्य वृक्ष क्या है? मैं बताया हूं कि सब नक्षत्रों के आराध्य वृक्ष हैं। इसका आराध्य वृक्ष है बहेड़ा। बहेड़ा शायद आप लोग नाम सुने होंगे। त्रिफला आता है, हरड़, बहेड़ा, आंवला, तीनों मिला के त्रिफला बनता है, जो कि आयुर्वेद में लगभग हर दवाओं में काम आता है और रेचक होता है। तो बहेड़ा गोला गोला सा उसका फल होता है। तो ये इसका आराध्य वृक्ष है। आराध्य वृक्ष जानने से क्या मतलब है? जब हम आर्द्रा नक्षत्र के ऊपर कोई प्रॉब्लम आएगी, ये दुख भाव में इसके देवता बैठे रहेंगे, या इस पर दुष्ट ग्रहों की इस पर दृष्टि रहेगी, या किसी विशेष प्रॉब्लम में रहेंगे, या 3-5 उसमें रहेंगे नक्षत्रों में तारा इसकी गड़बड़ रहेगी, तो इस नक्षत्र आराध्य वृक्ष की सेवा से हमें लाभ मिल सकता है, कुछ वो दुख कम हो सकता है, उनकी हमें सेवा करनी पड़ेगी। अब आ गया इसमें तत्व। तत्व इसका क्या है? यद्यपि ये मिथुन राशि में पड़ता है और मिथुन राशि का तत्व वायु होता है, लेकिन एक एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। तो इन नक्षत्रों का भी अलग अलग तत्व होता है। तो इसमें जल तत्व होता है। इसका क्या होता है? जल प्रसर करता है। इसमें कल्पना शक्ति और भावुकता, ये दोनों चीजें जातक और जातिका में रहेंगी, और उसमें जल की मात्रा भी रहेगी, और उसका शरीर हट्टा कट्टा भी हो सकता है, मोटा भी हो सकता है, क्योंकि इसमें जल तत्व जो आर्द्रा नक्षत्र में पैदा हुआ उसमें जल तत्व की
प्रधानता रहने से उसका शरीर जो है मोटा भी हो सकता है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि आर्द्रा नक्षत्र का तत्व क्या है। 9वां पॉइंट है गण। गण क्या होता है? गण में मैंने 3 गण बताया है, देवगण, मनुष्यगण, राक्षस गण। देवगण में मनुष्य से ज़्यादा वो धार्मिक कर्मों करता है, अच्छाई काम करता है। मनुष्य बीच का भी काम करता है, मेहनत करे देवता भी बन सकता है, राक्षस भी बन सकता है। इसलिए मनुष्य बीच का होता है, उसमें न सब अच्छाई रहती है न सब बुराई रहती है। तो जो इस गण का है, इसके ये मनुष्य गण है। मनुष्य गण में होने के कारण यह न तो राक्षसी प्रवृत्ति का ही है न देव प्रवृत्ति का ही है, ये मीडियम में काम अपना करता है। आ गया वत्स्य। वत्स्य कई प्रकार के होते हैं, चतुष्पद होता है, जलचर होता है, कीट होता है, मानव होता है। ऐसे सब अलग अलग नक्षत्रों के अलग अलग वत्स्य होते हैं। इसका वर्णन आता है उसमें जब हम विवाह का मेलापक करते हैं। इसमें ये मानव वत्स्य का है। मानव तो किसके वश में कौन रहता है? तब मानव के वश में तो लगभग सभी लोग रहते हैं। इसलिए जो इस नक्षत्र में पैदा हुआ आर्द्रा नक्षत्र का, उसका मानव वश से हुआ, तो ये आर्द्रा नक्षत्र वाला सबको अपने वश में करना चाहता है कि मेरी दादागिरी चलेगी, तुम्हारी एक भी नहीं चलेगी। ये इसका मतलब हुआ। आ गया आगे गोत्र। गोत्र क्या है इसका? इसके गोत्र में ये महर्षि पुलह हैं। महर्षि पुलह इसके गोत्र है। अब महर्षि पुलह क्या करते हैं? महर्षि पुलह आकाश को आकाश और धरती को पूरक मानते हैं। आकाश और धरती एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे आसमान से आर्द्रा नक्षत्र में पानी गिरता है और धरती सुखमय हो जाती है, वैसे आर्द्रा नक्षत्र वाला दुख का सह करके, सुख सह करके, और इसको जो है सबको सुखी बनाता है। ये आर्द्रा नक्षत्र वाला बहुत धैर्यशाली होता है। और ये गोत्र भी जो उसका है महर्षि पुलह, वो महर्षि पुलह भी आकाश और पृथ्वी को एक दूसरे की पूरक मानते हैं और वो भी धैर्य में विश्वास करते हैं। इस गोत्र को जानने से क्या फायदा हुआ कि महर्षि पुलह के जो द्रव्य गुण हैं, जो इस आर्द्रा नक्षत्र में पैदा हुआ, उसमें वो आ जाता है। अगला पॉइंट और लास्ट पॉइंट है नामाक्षर। हर नक्षत्रों के 4-4 चरण होते हैं और हर चरणों के अपने अपने अक्षर होते हैं। इसमें 4 अक्षर जो क्या है, कु, घ, अंग और छ। अब इसको जानने से क्या फायदा है? यह अवकहड़ा चक्र में आता है। अवकहड़ा चक्र जब मैं बताऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, तो बताऊंगा कि कैसे ये अक्षर का काउंटिंग होती है, कौन सा अक्षर कहाँ पड़े, उसका एक गणित है। तो उसको जब मैं बताऊंगा तो आप लोग विशेष रूप समझ में आएगा कि क्यों यही अक्षर है, दूसरा क्यों नहीं है। इसमें जैसे कोई आर्द्रा नक्षत्र के पहले चरण में पैदा हुआ, यानी पहले चरण में पैदा हुआ, तो उसका नाम कु से आएगा। उसका नक्षत्र आर्द्रा हुआ, आर्द्रा 1 लिखा रहेगा। 1 माने प्रथम चरण, तो प्रथम चरण में उसका नाम कुश आएगा। जैसे कुसुम, कुबेर, कुशल। और जो दूसरे चरण में पैदा हुआ, दूसरा चरण आता है घ से, जैसे घनश्याम। तीसरे चरण में कोई पैदा हुआ इसे आर्द्रा नक्षत्र के, उसका अक्षर होता है ङ, क ख ग घ ङ। 5वां अक्षर जो है, जो नासिका और इसमें कंठ दोनों से बोले जाते हैं, उस नाम का, उस अक्षर से कोई नाम बनता ही नहीं। लोग न से नाम रख लेते हैं, क्योंकि वो नासिका से बोला जाता है, इसलिए न से हो जाता है। क्योंकि जिसका अक्षर बनता ही नाम ही नहीं है, तो उसका क्या बनेगा। और
चौथा अक्षर इसमें आ जाता है छ, जो तालव्य है। तो छ से छतरी, जैसे छत्रपति, छत्रपति शिवाजी जैसे थे। इस प्रकार से अलग अलग चरणों में इसका जो नामाक्षर आया कुभ अंग छ, तो कुभ अंग छ इसके नामाक्षर हैं। तो शायद आप लोगों को आज का आर्द्रा नक्षत्र का भाग 1 का 12वां पॉइंट और उसके आकाश में स्थिति और आकृति आपको समझ में आ गई होगी। तो जैसा कि मैंने बताया था कि आर्द्रा नक्षत्र जो है ये दुख सह करके दुखियों को सुख देता है। जैसे गर्मी आती है, बहुत दुखी हो जाते हैं, पसीना बहने लगता है, तो जब पानी की बूंद आती है तो सब नाचने गाने लगते हैं, खुश हो जाते हैं। वैसे आर्द्रा नक्षत्र वाला अनेक प्रकार की समस्याओं से जूझ करके वो अच्छी चीज लाता है। और राहु इसके वो होने के नाते, इसके नक्षत्रपति होने के नाते इसको उसको वो क्या भौतिक सुखों के प्रति इसको आगे करते हैं, परिश्रमी होता है। तो शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। बस इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।